नाउ फ्रेंड्स, हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट किए। पहला बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी थर्ड चैप्टर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैसे ये दूसरा हेड ऑफ है, पर हम ये पहला पढ़ रहे हैं, उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टिल सेक्शन 27। अब जब मैं हाउस प्रॉपर्टी वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में शायद रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही आता होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम सेक्शन 22 कब एक पर्टिकुलर इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। देयर आर थ्री कंडीशन। नंबर वन, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। जब मैं वर्ड यूज करता हूं बिल्डिंग, आप उससे रेजिडेंशियल भी पकड़ सकते हो, ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन, कुछ भी पकड़ सकते हो। एंड व्हेन आई से लैंड अपर टेनेंट, इट इज द लैंड विच इज अटैच्ड टू द बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंट लैंड है उसे भी हाउस प्रॉपर्टी बोल दूं। प्रॉपर्टी के साथ जो लैंड अटैच होती है वो, फॉर एग्जांपल बंगलो के बाहर एक पार्किंग एरिया है मेरी ओनरशिप का, दैट इज लैंड अपर टेनेंट। तो देयर शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट, प्लस मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। आई शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन बाकी है, चलेगा, अग्रीमेंट हो जाना चाहिए। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार कंडीशन, इट शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड फॉर द ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ओनरशिप की ऑफिस है जिसका यूज मैं अपनी खुद की सीए प्रैक्टिस के लिए करता हूं, तो वो ऑफिस हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोली जाएगी, वो बिजनेस असेट बोली जाएगी। आई एम यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस एंड प्रोफेशन। पर अगर वही ऑफिस मैं खुद यूज ना करके किसी को भाड़े पे दे दूं, तो कैन आई से आई एम नॉट यूजिंग फॉर माई बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी, इवन दो इट इज अ कमर्शियल ऑफिस। सवाल आता है सर, एक बिल्डर या कंस्ट्रक्टर अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दे दे तो ये देखो उसका मेन बिजनेस क्या है। सिर्फ प्रॉपर्टी को बेचना उसका मेन बिजनेस है? अगर हां, तो रेंटल इनकम विल बी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पर अगर प्रॉपर्टी को बेचने के साथ साथ प्रॉपर्टी को भाड़े पे देना भी उसका एक मेन बिजनेस है, तो वो रेंटल इनकम कहां पे जाएगा, पीजीबीपी में। एक बार ये तय कर लिया कि प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है, तो ये डिसाइड करो कि वो कौन से टाइप की हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उसका क्या कर सकते हो। नंबर वन, आप उसमें खुद रह सकते हो। यू कैन बी लिविंग इन दैट, इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी। आप या आपके फैमिली मेंबर कोई भी, या तो दूसरा आप उसे भाड़े पे दे सकते हो किसी को। यू कैन लेट आउट दैट, एंड दैट्स व्हाई दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, लेट आउट प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट एलओपी। एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एलओपी यानी लेट आउट प्रॉपर्टी। तीसरा आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, यानी प्रॉपर्टी आपके ओनरशिप की है, पर ना तो आप उसमें रहते हो, ना तो आपके फैमिली मेंबर उसमें रहते हैं, ना तो आपने उसे भाड़े पे दिया। ऐसी जो खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी है उसे बोला जाएगा डीम्ड लेट आउट। गवर्नमेंट बोली हम तो ऐसा मान ही नहीं सकते कि कोई प्रॉपर्टी खाली हो सकती है। अगर वो ऐसी वैकेटेड प्रॉपर्टी है पूरे साल, तो हम उसे क्या मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि आपने उसे भाड़े पे दे दिया, इट इज डीम्ड लेट आउट। एक दूसरे तरीके की भी प्रॉपर्टी होती है जिसे डीम्ड लेट आउट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। लेट्स से आई हैव 3 एसओपी, एक में मैं रहता हूं, दूसरे में पेरेंट्स, तीसरे में ब्रदर। कहना इसे तीनों के तीनों एसओपी हो गई, पर गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी ही एसओपी हो सकती है। 2 से ज्यादा अगर आप एसओपी बोलते हो तो वो सारी प्रॉपर्टी डीम्ड एलओपी बोली जाएगी। यानी अगर मेरे पास 2 से ज्यादा एसओपी है तो 2 तक एसओपी, बाकी की सारी प्रॉपर्टी डीम्ड एलओपी। मान लो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, पर वो ना तो एसओपी ना तो एलओपी, तो उसे भी क्या बोल देंगे, डीम्ड एलओपी। तो एनी ऑफ दिस टू विल बी कॉल्ड एज डीम्ड एलओपी। फिर एक बार प्रॉपर्टी का टाइप डिसाइड कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आपको ढूंढना पड़ता है जीएवी, विच इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर कैसे ढूंढते हैं, थोड़ी देर के बाद। इसमें से माइनस क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सुरेश टैक्स, वाटर टैक्स, जो एक प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो टैक्स आप अपनी जीएवी में से माइनस कर सकते हो। माइनस तभी होगा अगर सही में आपने उसे पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो बाकी की फिगर बच गई उसे क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। एनएवी में से गवर्नमेंट बोली 2 खर्चे माइनस ले लो, 24 क्लॉज ए, 24 क्लॉज बी। देखो वैसे आप हाउस प्रॉपर्टी के अलग अलग खर्चे माइनस कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्वीपर एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, लिफ्ट एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट बोली हमें ऐसा चाहिए ही नहीं कि आप लोग अलग अलग खर्चे माइनस लो,
और इसीलिए हम आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे विच विल बी 30% ऑफ योर एनएवी। उसके अलावा कोई खर्चा माइनस नहीं लेने का, एनएवी का सीधा 30% माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और दूसरा, अगर आपने घर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उस हाउसिंग लोन का जो पर ईयर इंटरेस्ट पे करते हो उसका भी आप डिडक्शन ले पाओगे 24 क्लॉज बी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, तो मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से दो डिडक्शन, 24 क्लॉज ए 30% ऑफ एनएवी, 24 क्लॉज बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। द बैलेंसिंग आंसर विल बी व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक के बाद एक हम लोग हर एक एलिमेंट इसके समझते हैं। सबसे पहला क्या आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलो, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जीएवी कैसे ढूंढेंगे? सी, उन्होंने क्या बोला, हम लोग अपना एक रेंट तय करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट, जिसे आप अपने एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज हायर विल बिकम योर जीएवी। सवाल आता है, सर वो लोग हमारी प्रॉपर्टी का रेंट कैसे तय करेंगे? हाउ दे विल डिसाइड एक्सपेक्टेड रेंट? सिंपल 3 स्टेप का गरबा। स्टेप 1, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल रेंट वो रेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है पर ईयर पर प्रॉपर्टी फॉर डिसाइडिंग द म्युनिसिपल टैक्स। फेयर रेंट यानी मार्केट रेंट, आजू बाजू की सोसाइटी में वही प्रकार की प्रॉपर्टी कितने रेंट पे दी गई। इन दो वैल्यू में से जो हायर है वो आपका स्टेप 1। उस अमाउंट को, स्टेप 1 की जो उस अमाउंट को आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट बोले तो वो रेंट जो आप मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हो एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट फ्रॉम एनी टेनेंट, उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ये जो विच एवर इज लोअर करके आंसर आएगा इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। उसे कंपेयर करो एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवर इज हायर विल बिकम योर जीएवी। यहां पे जो हम एक्चुअल रेंट लेते हैं वो हम लेंगे अक्रूअल बेसिस पे, नॉट ऑन रिसिप्ट बेसिस। यानी कि 12 महीने का रेंट अक्रू हो गया, मिला सिर्फ 11 महीने का, यहां पे ले लेंगे पूरे 12 महीने का। अगर इस तीनों स्टेप में से कोई भी एक फिगर आपको नहीं दी गई है तो उस पूरे स्टेप को इग्नोर कर देने का, उसे जीरो अज्यूम नहीं करने का। अभी मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी है, अपने टेनेंट को दिया 12 महीने के लिए रेंट पे, अक्रू हो गया 12 महीने का, तो मैं एक्चुअल रेंट कितना लूंगा? 12 महीने का। एक्सपेक्टेड रेंट भी कितना लूंगा? 12 महीने का। वो तो ऑलवेज 12 महीने का ही रहता है। मान लो टेनेंट ने मुझे 2 महीने का रेंट पे ही नहीं किया, ये तो मेरी बेड डेट हो गई। गवर्नमेंट बोलता है ये जो बेड डेट हो गई इसे टेक्निकली आप बोलोगे अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलोगे? अनरियलाइज्ड रेंट। और ये अनरियलाइज्ड रेंट का क्या करोगे? ये अनरियलाइज्ड रेंट को आप अपने एक्चुअल रेंट में से माइनस करोगे एंड देन यू विल कंपेयर इट विथ व्हाट? यू कंपेयर इट विथ योर एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? मेरे एक्सपेक्टेड रेंट का 12 महीना, एक्चुअल रेंट का सिर्फ 10 महीना, इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर 12 महीने का रेंट दैट विल बिकम योर जीएवी। इन शॉर्ट, अनरियलाइज रेंट अगर आपके पिक्चर में है तो एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ही रहेगा, एक्चुअल रेंट जो होता है उसको आप अनरियलाइज रेंट से कम कर दो एंड देन कंपेयर इट विथ एक्सपेक्टेड रेंट। सर ये तो गलत है ना, आप 10 महीने के रेंट को 12 महीने से कंपेयर करोगे। हाँ, पर यही लॉ है, आपको यही फॉलो करना है, क्योंकि आपका टेनेंट आपको पे नहीं करता, उससे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है। उनका एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का ही रहेगा। पर ये एक्चुअल रेंट में से आप तभी माइनस करोगे अगर ये 3 कंडीशन विच इज लेड डाउन इन रूल नंबर 4 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, अगर वो बंदा आपको रेंट सही में पे नहीं करता है तो उसे प्रॉपर्टी में से बाहर निकालो, वैकेट द प्रॉपर्टी। वो जितना रेंट पे नहीं किया वो कलेक्ट करने के लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग तो करो उसके सामने। और तीसरा, अगर आपने उसे अपनी 2 प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया हुआ है, वो किसी एक प्रॉपर्टी का रेंट पे नहीं करता, तो आप दोनों प्रॉपर्टी में से उसे बाहर निकालो। वाई ओनली फ्रॉम वन? रिमूव फ्रॉम बोथ द प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो ही आपके रेंट को बोला जाएगा अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज बोल के करे क्या? एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट को कम कर दो, विच एवर इज हायर विल योर जीएवी। एक दूसरा अल्टरनेटिव भी उन्होंने दिया है कि आप क्या करो, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट भी 12 महीने का, सी वॉट एवर इज हायर इज योर जीएवी, उस जीएवी में से फाइनली अनरियलाइज रेंट माइनस करो, द मोर लॉजिकल सॉल्यूशन। पर ये अल्टरनेटिव वे है। एग्जाम में आप क्या फॉलो करोगे? ईआर 12 महीने का, एआर मेरे एग्जांपल में 10 महीने का, विच एवर इज हायर इज योर जीएवी। दूसरा अल्टरनेटिव भी करना है तो गलत नहीं होगा, पर आईसीआई हमेशा ये फॉलो करके अल्टरनेटिव नोट लिख देती है कि आप अनरियलाइज रेंट जीएवी में से भी माइनस कर सकते हो। सर दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, दैट इज ओके।
तो ये था अनरियलाइज रेंट। दूसरा होता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सी पहले वाले में तो आपने प्रॉपर्टी टेनेंट को भाड़े पे दिया था और उसने रेंट नहीं दिया, अक्रू हो गया था पर नहीं मिला, दैट इज अनरियलाइज रेंट। पर मान लो आपने वो प्रॉपर्टी टेनेंट को भाड़े पे ही नहीं दिया और आपको रेंट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से दिसंबर प्रॉपर्टी में टेनेंट था, दिसंबर में वो प्रॉपर्टी खाली करके चला गया, तो बाकी का 3 महीना कैन आई से द प्रॉपर्टी इज वैकेटेड, उसे बोला जाएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वो जनवरी टू मार्च 3 महीने का रेंट जो आपको नहीं मिला उसे बोला जाएगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अक्रू ही नहीं हुआ इसलिए नहीं मिला। मान लो आपका पूरे 12 महीने का एक्सपेक्टेड रेंट आता है 1 लाख और सिर्फ 9 महीने का जो एक्चुअल रेंट है, लेट्स से 10 महीने का, क्यों 10 महीने का, 2 महीना वैकेट था प्रॉपर्टी, 10 महीने का एक्चुअल रेंट है 1,10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, डू विच एवर इज हायर, व्हाट इज योर जीएवी, 1,10,000। गवर्नमेंट बोला अगर तुम्हारा एक्चुअल रेंट वैकेंसी लॉस माइनस करने के बाद भी जो आता है वो अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, सिंपली डू विच एवर इज हायर, तुम्हारा एक्चुअल रेंट तुम्हारी जीएवी। पर मान लो ये जो 10 महीने का रेंट है मेरा वो आता 90,000, कैन आई से माई AR इज लेस देन ER, तो अब मैं गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, मैं विच एवर इज हायर नहीं करेगा, क्यों, उससे तो तुम्हारा रेंट ही ज्यादा आएगा ना, वो तो 12 महीने का है, मेरा सिर्फ 10 महीने का है रेंट, तो ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बोला ठीक है, ये देखो अगर वैकेंसी नहीं होती और तुम 12 महीने का रेंट रिसीव करते तो कितना मिलता, कहने से अगर यहां पे मुझे 12 महीने का रेंट मिलता तो 90,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 आई वुड हैव रिसीव्ड 1,08,000। उस वक्त कैन आई से वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, पर आज वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। कैन आई से करंटली माई AR इज लेस देन ER जस्ट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। गवर्नमेंट बोला हम तुम्हें कंसेशन दे देंगे, विच एवर इज हायर यूज नहीं करेंगे, तुम्हारा जो एक्चुअल रेंट है 90,000 का वही तुम्हारा GAV, क्योंकि जेन्युइनली तुम वैकेंसी की वजह से अफेक्टेड हुए। पर मान लो ये एक्चुअल रेंट जो है ना वो होता 80,000, तो क्या होता, ये देखो अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना होता, कहना इसे तो भी सिर्फ 96,000 होता, विच वॉज लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट। उस वक्त भी कम था, आज भी एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, क्या तुम्हें कोई वैकेंसी की वजह से फर्क पड़ रहा है, नहीं, तो हम क्यों भला तुम्हें कंसेशन दे, डू विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट ही तुम्हारी GAV बनेगी। सी ये सब आप नहीं देखोगे अगर AR ER से ज्यादा होता, ये कब देखोगे अगर AR ER से कम है। वहीं 2 एग्जांपल मैंने यहां पे भी लिखे हुए हैं। ये जो सारा हमने झमेला किया अब तक ग्रॉस एनुअल वैल्यू ढूंढने के लिए, वो तब पिक्चर में आता है जब तुमने सही में रेंट कलेक्ट किया है, मीनिंग देयरबाय योर प्रॉपर्टी इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। व्हाट इफ योर प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या तुम उसमें रहते हो, यस, क्या तुमने उसमें भाड़े पे चढ़ाया, नहीं, तो हाउ यू कैन टैक्स समथिंग इन विच यू आर स्टेइंग, और इसीलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की GAV हमेशा बन जाएगी 0। पर अगर वो प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है, गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि वो भाड़े पे चढ़ाया, तो उसमें फॉलो द सेम स्टेप्स, पर उसमें थर्ड स्टेप पिक्चर में नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल रेंट। सो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करके जो एक्सपेक्टेड रेंट आता है वही तुम्हारी GAV बन जाएगी इन केस द प्रॉपर्टी इज अ डीम्ड LOP। समझ में आ रहा है GAV पीपल, यस और नो। अब GAV में से माइनस क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स। जब मैं बोलता है म्यूनिसिपल टैक्स, इट में बी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सुरेश टैक्स, एनी टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये म्यूनिसिपल टैक्स एज अ परसेंटेज दिया है 10%, 12%, तो ये 10%, 12% किसका करोगे, GAV का, एक्चुअल रेंट का, एक्सपेक्टेड रेंट का, किसका, ये परसेंटेज आप ऑलवेज अप्लाई करोगे म्यूनिसिपल वैल्यू का, क्योंकि उसका यूज ही वही होता है। तो अगर वो परसेंटेज है तो वो परसेंटेज ऑलवेज किसका होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू का। म्यूनिसिपल डिडक्शन, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलता है जब इट इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। व्हाट इफ ओनर ने पे नहीं किया, टेनेंट ने पे किया, तो उसका डिडक्शन ओनर क्लेम नहीं कर सकता। व्हाट इफ इस साल का म्यूनिसिपल टैक्स 5,000, आपने इस साल सिर्फ 3,000 पे किया, 2,000 नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हो, डिडक्शन सिर्फ मिलेगा 3,000 का, जितना पे किया, जो पे नहीं किया उसका डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा। मान लो इस साल मैंने टोटल 12,000 रुपए पे किए, 10,000 रुपया लास्ट ईयर, 10,000 रुपया इस साल का, 2,000 लास्ट ईयर का, डिडक्शन कितना, टोटल 12,000। ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया वही देखना है, वो कौन से साल का है वो देखना नहीं है।
मान लो मैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। मान लो ब्रिटेन में मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रेंटल इनकम आ रही है, क्या नहीं से वो रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट मेरे पास से म्युनिसिपल टैक्स लेती है, क्या वो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन इंडिया का इनकम टैक्स ढूंढते वक्त ले पाएगा? मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, यस ले पाओगे। अगर पहले तो ये देखो, क्या म्युनिसिपल टैक्स शुड बी पेड इन इंडिया, ऐसा कोई कंडीशन एक्ट ने लिखा है? नहीं। अगर तुम दूसरी कंट्री की इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करते हो तो वहां पे किए गए खर्चों का डिडक्शन भी तुम्हें इंडिया में लेना पड़े। तो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, दूसरी कंट्री में पे किया गया म्युनिसिपल टैक्स भी इंडिया में अलाउड है एज अ डिडक्शन। जजमेंट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कहना से उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होती है, तो उसकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे उसका भी कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। पर इन केस ऑफ डीम्ड एलओपी हम लोग अज्यूम क्या करते हैं कि वो प्रॉपर्टी लेट आउट ही है और लेट आउट में डिडक्शन मिलता है, तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में भी फुल डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स का मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट म्युनिसिपल टैक्स। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो मिलेगा क्या? नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज ओके। नेट एनुअल वैल्यू में से मैंने बोला दो डिडक्शन मिलते हैं, पहला 24 क्लॉज ए, दूसरा 24 क्लॉज बी। 24 क्लॉज ए क्या बोलता है? डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। आपका जो भी नेट एनुअल वैल्यू है उसका सीधा 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर ये डिडक्शन लेने के बाद आपको दूसरे सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके अलावा बाकी कोई भी डिडक्शन क्वेश्चन में दिया है वो लेना मत। अच्छा, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो कहना इसे उसकी एनएवी 0 होती है, बिकॉज जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्स 0, तो एनएवी भी क्या हो जाएगी? 0। तो उसका 30% डिडक्शन भी आप नहीं ले पाओगे, पर डीम्ड एलओपी के केस में आप ले पाओगे। नाउ एक और भी चीज है जहां पे एनएवी 0 होती है, एंड दैट इज व्हाट? अगर आप बिल्डर हो तो सीओसी यानी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आने के साल के एंड से 2 साल तक एनएवी 0, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स आई हैव नॉट कवर्ड। 24 क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सी गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग अपना खुद का घर परचेस करो, खुद का कोई प्रीमाइस परचेस करो, चाहे उसको परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए या रिनोवेट करवाने के लिए आप लोगों ने लोन लिया हुआ है। लोन लिया हुआ है या तो बैंक के पास से, एनबीएफसी के पास से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से, एलआईसी के पास से, फ्रेंड के पास से, रिलेटिव के पास से, फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी पास से लोन लिया हो, हर साल उस लोन का इंटरेस्ट भी तो आप पे करोगे। वो जो भी इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन हम लोग आपको माइनस देंगे। कौन से सेक्शन में? 24 क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप ये देखो कि आपकी प्रॉपर्टी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है, एलओपी डीम्ड एलओपी है कि एसओपी है। अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट है तो फर्क नहीं पड़ता, लोन रिपेयर के लिए लिया, रिनोवेशन के लिए, परचेस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके लिए लोन लिया, उस लोन का जो भी इंटरेस्ट है विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यू से 2 लाख इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑफ 2 लाख, यू से 3 लाख, डिडक्शन ऑफ 3 लाख। पर अगर वो एसओपी के लिए आप लोगों ने लोन लिया है तो कैन आई से एसओपी की एनएवी तो 0 होती है, इनकम तो दिखाते नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट बोला उसकी लोन के लिए जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसका डिडक्शन हम लोग देंगे। यानी समझो एसओपी के केस में होगा क्या? इनकम 0, कुछ ना कुछ डिडक्शन जरूर से मिलेगा। सो देयर विल बी ऑलवेज अ लॉस इन केस ऑफ एसओपी। जो लॉस आप अपनी दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ कर पाओगे, ये बेनिफिशियल प्रोविजन हो गया। पर यहां पे एक लिमिट में डिडक्शन मिलेगा क्योंकि मुफ्त का डिडक्शन है, इनकम तो दिखाते हो नहीं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये देखो कि आपने लोन क्यों लिया हुआ है, घर का रिपेयर रिनोवेशन करवाने के लिए या परचेस कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। अगर रिपेयर या रिनोवेशन करवाने के लिए लोन लिया है तो पर ईयर इंटरेस्ट का मैक्सिमम 30,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। यानी मान लो मेरी एसओपी है, मैंने रिपेयर करने के लिए लोन लिया और इस साल में डिडक्शन इंटरेस्ट पे किया 60,000, डिडक्शन कितना मिलेगा? इफ इट इज एसओपी 30,000, अगर एलओपी होती तो पूरा 60,000 मिल जाता। अगर इसी केस में 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया होता तो एसओपी के केस में 20,000 ही मिलता, बिकॉज इट इज लोअर देन 20,000। पर अगर आप लोगों ने लोन लिया है घर को परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए तो क्या होगा? तो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम फॉर ₹2 लाख पर ईयर पर ओनर। यानी कि परचेस कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा ₹2 लाख, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। 2 लाख का डिडक्शन क्लेम करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला,
लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, इस डेट के बाद लोन लिया है। और दूसरा, जिस साल आपने लोन लिया उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अंदर या तो घर परचेस कर लिया या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक द लोन ऑन 1 October 2009 एंड आई परचेज द हाउस और माई कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 May 2014। पहले तो ये देखो कि ये जो लोन तुमने लिया उस साल का एंड कहां से होता है, 31 March 2010, वहां से 5 साल कब कंप्लीट होता है, 31 March 2015। क्या नहीं से 5 साल के अंदर अंदर तुम्हारा घर कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन करके? तो यस, तुम्हें 15-16 से जो भी डिडक्शन मिलेगा 14-15 से 2 लाख का मिलेगा। पर अगर ये कंप्लीट होता 1 May 2015 को, क्या नहीं से 31 March 15 के बाद होता, 5 साल के बाद, तो 2 लाख का डिडक्शन नहीं मिलता, डिडक्शन मिलता सिर्फ 30,000 का। यानी कि ये दो कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, या तो लोन लिया है प्रायर टू 1 April 1999, या तो 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो डिडक्शन 2 लाख का नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 30,000 का मिलेगा। रिमेंबर द लिमिट ऑफ 30,000 पर और 2 लाख इज पर ओनर पर ईयर। मान लो मेरे पास 2 घर है, दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एक घर के लिए मैंने लोन लिया रिपेयर करवाने के लिए जिसका इंटरेस्ट है 35,000, दूसरी एसओपी का लोन लिया घर को परचेस करने के लिए और पर ईयर इंटरेस्ट है 2,05,000। तो कहना इसे इसका मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000, क्योंकि रिपेयर के लिए तो ऑलवेज मैक्सिमम 30,000, पर इसका कितना मिलेगा, प्रोवाइडेड बोथ द कंडीशन फुलफिल्ड, तो मुझे 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। द आंसर इज टोटल डिडक्शन मिलेगा 2,30,000। यस और नो? नो। आपकी कितनी ही एसओपी है, यानी दोनों एसओपी का टोटल डिडक्शन मिला के यू कैन नेवर क्लेम मोर देन 2 लाख। दोनों एसओपी का मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां पे डिडक्शन मुझे मिलेगा 2 लाख। हाँ, अगर ये दोनों एसओपी होती तो टोटल 2,05,000 एंड 35, टोटल 240 क्लेम कर लेता। अच्छा, मान लो एक घर है जिसके लिए लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट है 4 लाख, घर के 2 ओनर है, मैं और लेट्स से मिस्टर अक्षय। तो मेरे हिस्से में 50% 2 लाख आएगा, अक्षय के हिस्से में भी 2 लाख जाएगा। हम दोनों 2-2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। यानी कि ये 2 लाख की जो लिमिट है ना, दैट इज नॉट पर हाउस, इट इज पर ओनर। पर ओनर कंबाइनली फॉर ऑल दी एसओपी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको जितना पे किया उसके बेसिस पे नहीं, जितना अक्रू हुआ उसके बेसिस पे मिलता है। 12 महीने का इंटरेस्ट है, पे भले नहीं किया, 12 महीने का डिडक्शन ले लो। दूसरा, मान लो लोन लिया 15-16 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17-18 में, तो इंटरेस्ट पे करना चालू कब से कर रहे हो, 15-16। पर याद रखो डिडक्शन मिलना चालू होगा उस साल से जिस साल से तुम इस प्रॉपर्टी के ओनर बने, यानी 1 April 2017 से। इसके पहले तो ओनर थे ही नहीं प्रॉपर्टी के। यानी कि इंटरेस्ट का डिडक्शन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज परचेज्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो अगर 17-18 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उस साल की पहली तारीख से जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ये कंसेप्ट तभी आता है जब ये 2 साल अलग अलग है। मान लो जिस साल लोन लिया उसी साल घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करवा लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट वाज टोटली ओके। फिर अगर कभी आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो तो जो लेंडर है वो आपके पास से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, कॉल्ड एज पेनल्टी, पीनल इंटरेस्ट। याद रखो दैट पीनल इंटरेस्ट इज नेवर अलाउड एज अ डिडक्शन। फिर मान लो मैंने एक हाउसिंग लोन लिया जिसको रीपे करने के लिए एक दूसरा लोन लिया और अब फ्यूचर में उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, उसका डिडक्शन 24 क्लॉज बी में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन। फिर जब लोन लेने जाते हो तो कई बार ब्रोकरेज कमीशन, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह पे करते हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। अच्छा, अगर आप 115 बीएसी फॉलो करते हो, ऑप्शनल टैक्स सिस्टम, देन रिमेंबर सेक्शन 24 क्लॉज बी में जो एसओपी का इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। एलओपी, डीम्ड एलओपी का मिलेगा, एसओपी का नहीं मिलेगा। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है अब्रॉड से तो इंटरेस्ट भी कहां पे करोगे, अब्रॉड। अगर आपको टीडीएस काटना था पर आपने टीडीएस नहीं काटा, वो पूरे इंटरेस्ट का डिडक्शन आप नहीं ले पाओगे। तो अगर अब्रॉड इंटरेस्ट पे करते हो विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। सवाल आता है सर अगर इंडिया के अंदर मैंने इंटरेस्ट पे किया विदाउट टीडीएस तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो वो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने अभी अभी बताया कि 15-16 में लोन लिया, डिडक्शन मिलेगा 1 April 17 से, क्योंकि 17-18 में आप प्रॉपर्टी के ओनर बने, परचेज या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17-18 में।
तो सवाल आता है सर मैंने 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 17 तक का भी तो इंटरेस्ट पे किया होगा, वो भी तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो उसका क्या? ये जो पीरियड है ना, परचेज के पहले का पीरियड, परचेज के साल के पहले का पीरियड, इसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड या तो बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जरा अकाउंट के बारे में सोचो, अकाउंट में अगर बिजनेस चालू करने से पहले का खर्चा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसका क्या करते हैं हम लोग? उसका वन शॉट डिडक्शन थोड़ी लेते हैं, उसका तो 5 सालों में जब बिजनेस चालू होगा वहां से डिडक्शन लेते हैं, 5 इयर्स अमोर्टाइजेशन। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी वही करना है। आपका ये जो पीरियड है ना 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 17, देखो उस पीरियड का टोटल इंटरेस्ट कितना है, उसके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा फ्रॉम द ईयर 17-18, क्योंकि उस साल से आप ओनर बने। यानी देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और परचेज इज कंप्लीटेड। तो अभी 17-18 से लेकर 5 साल तक क्या होगा, उन हर एक साल का खुद का करंट ईयर का इंटरेस्ट तो होगा, प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा, पर ये दोनों का टोटल मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी मान लो 17-18 का खुद का इंटरेस्ट है 1,90,000 और 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 30,000, तो मुझे टोटल एलिजिबल डिडक्शन कितना मिला, 2,20,000। अगर एलओपी है तो पूरा 2,20,000 ले लो, पर अगर यही चीज एसओपी है तो 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं ले पाओगे। 5वें साल के बाद तुम्हें प्री कंस्ट्रक्शन का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा। सवाल आता है सर अगर मेरा तीसरे साल में ही पूरा लोन रिपे हो गया तो बाकी के 2 साल करंट ईयर का इंटरेस्ट तो होने नहीं वाला, तो क्या उस वक्त भी मुझे ये 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पे मिलेगा? आंसर इज यस। 5 साल फिक्स पीरियड है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट वाज ऑल द जनरल केसेस। मैंने इस चैप्टर को है ना 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया है। पहला जनरल केसेस जो हमने पढ़ लिया, सारे पॉइंट समझ लिए, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस थियोरिटिकल है। मान लो मैं मुंबई में काम करता है, मुंबई में मेरी जॉब है, मेरा खुद का घर है, आई एम हैविंग अ एसओपी इन मुंबई। मेरा बॉस बोला कि कल के कल अहमदाबाद शिफ्ट हो जाओ, वहां पे ट्रांसफर हो जाओ। अब अहमदाबाद तो मेरा खुद का कोई घर है नहीं, तो मैं अहमदाबाद कोई रेंटेड हाउस में रहेगा या तो फिर मैं अहमदाबाद किसी और के घर में रहेगा। कहने से मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मुंबई की प्रॉपर्टी के लिए मैं टेनेंट ढूंढ पाऊं। तो अगर वो पूरे साल प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहेगी, वो ना तो एसओपी होगी ना तो एलओपी होगी, तो गवर्नमेंट तो उसे डीम्ड एलओपी बोल देगा और उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा एक्सपेक्टेड रेंट पे। डोंट यू थिंक दिस इज रॉन्ग? एक बंदा जॉब के वजह से दूसरी सिटी में जाना पड़ा, वहां पे खुद का घर है नहीं, कहीं पे भाड़े पे रहेगा, उसका खुद का घर को भाड़े पे देने का टाइम नहीं मिला और तुम उसकी नोशनल इनकम गिन के उसके पास से टैक्स ले लोगे? ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया, अगर जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन के वजह से तुम्हें किसी दूसरी एरिया में ट्रांसफर होना पड़ा, दूसरे एरिया में तुम्हारा खुद का घर नहीं है और जो तुम्हारा ओरिजिनल घर है उसे कहीं पे भाड़े पे तुम नहीं दे पाए, चिंता मत करो, हम उसे भी एसओपी ही बुलाएंगे और वो सारे बेनिफिट अवेलेबल होंगे जो एसओपी के तौर पे अवेलेबल होते हैं, उसे हम डीम्ड एलओपी नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। दूसरा स्पेशल केस क्या बोलता है, मान लो साल के पहले 3 महीने मैंने प्रॉपर्टी को भाड़े पे चढ़ा दिया, इट इज एलओपी, और बाकी के 9 महीने मैं खुद अपने परिवार के साथ वहां पे रहने चला गया, इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मींस पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी इज एलओपी, पार्ट ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी इज एसओपी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऐसे केसेस में इनकम कैसे ढूंढूं? क्यों? क्योंकि 3 महीने के लिए वो एलओपी था, सारे रूल्स बदल जाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है वगैरह वगैरह, पर एसओपी के केस में तो एनएवी 0 होती है। अगर आप बोलो सर प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करो, 3 महीने का अलग, 9 महीने का अलग, गवर्नमेंट बोली तो हर कोई यही बताएगा कि वो खुद उसमें रह रहे थे, भाड़े पे चढ़ाया, ऐसा दिखाएगा ही कौन? कैश में भाड़ा कलेक्ट कर लेंगे। और इसीलिए उन्होंने रूल क्या बनाया, इफ यू आर सेइंग दैट द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड, assume that for this year it was let out for the entire year, वो पूरे साल भाड़े पे चढ़ाया, ऐसा assume कर लो। Weird assumption, but still this is the law। यानी कि उनका एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का होगा, पर मेरे एग्जांपल में एक्चुअल रेंट सिर्फ 3 महीने का। नाउ डू विच एवर इज हायर, इट विल बी GAV। कंपेयर अ कैट विद अ टाइगर एंड सी हूसोएवर इज स्ट्रॉन्गर। ऐसी बात होगी सर, पर 9 महीने का वैकेंसी लॉस का कंसेप्ट तो आएगा ना? नहीं, ये वैकेटेड थोड़ी था, इसमें तो मैं रह रहा था। हाउ आई कैन अप्लाई वैकेंसी लॉस का कंसेप्ट?
तो यहां पे वैकेंसी लॉस का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सिंपल डू विच एवर इज हायर, व्हाट विल बी योर जीएवी। सर ये तो ज्यादती हो गई। अरे सामने बेनिफिट भी तो है। आप एलओपी अज्यूम कर रहे हो, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी लिमिट माइनस मिल जाएगा। तो यहां पे सिंपल प्रोविजन क्या आएगा, हियर कंसीडर एज इफ लेट आउट फॉर द होल ईयर, सो एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंसीडर्ड फॉर द फुल ईयर, deduct municipal tax, no limit in interest deduction, but actual rent will be taken only for those period for which it is actually given on rent. Do not consider the vacancy loss for which it is SOP. हाँ, मान लो 3 महीने के लिए LOP होता, 1 महीने के लिए टोटली वैकेंट होता और 8 महीने के लिए SOP होता, तो इस केस में भी मैं वही अज्यूम करता, LOP फॉर द फुल ईयर, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट 3 महीने का, पर उसके ऊपर 1 महीने का वैकेंसी लॉस जरूर से कंसिडर करता, क्योंकि ये प्योरली वैकेट है। तो अगर एसओपी है तो उतने पीरियड के लिए वैकेंसी लॉस आएगा नहीं। पर मान लो थोड़ा केस बदल डालते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम आई स्टे इन अ बंगलो में, एक बंगलो में रहता हूं जहां पे ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रहता हूं एंड फर्स्ट फ्लोर मैंने भाड़े पे चढ़ाया हुआ है पूरे साल के लिए। सो कैन आई से फॉर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हाउस इट इज एसओपी एंड फॉर द रिमेनिंग हाउस इट इज एलओपी फॉर द एंटायर ईयर। अब इस केस में आप सेकंड रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? एसओपी भी पूरे साल है, एलओपी भी पूरे साल है, सेकंड रूल कैसे अप्लाई करूं? यहां पे ये देखो कि कितना परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी एसओपी है और कितना परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एलओपी। जितना परसेंट, लेट से 50% 50% है, ठीक है, कारपेट एरिया से डिसाइड किया 50% 50%। तो बस अब प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन चालू कर दो, यानी एलओ पहले तो एसओपी का यूनिट पकड़ लेने का। बोलो एसओपी के यूनिट में नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगी? 0, ऑलवेज 0। लेट से मैंने पूरे घर के लिए लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट है 5 लाख, तो मेरे एसओपी के यूनिट का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कितना आएगा? 2.5 लाख रुपया आएगा 50% के हिसाब से। पर एसओपी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना? 2 लाख। सो एसओपी के यूनिट का लॉस आ जाएगा 2 लाख। नाउ पिकअप एलओपी यूनिट। अभी जो लेट आउट यूनिट है उसका सबसे पहले तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट ढूंढेगा, पूरी प्रॉपर्टी का जो भी होगा उसका 50%, उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेगा, विच एवर इज हायर जीएवी, लेट से 10 लाख की जीएवी। अब मान लो पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स पे किया 1 लाख, तो एलओपी के केस में डिडक्शन कितना मिलेगा? 50% के हिसाब से सिर्फ 50,000। तो बाकी कितना बचेगा? 9,50,000। उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और 5 लाख का आधा यानी 2.5 लाख पूरा डिडक्शन एलओपी में ले लो। सो देयर विल बी अ इनकम इन एलओपी एंड देयर विल बी अ लॉस इन एसओपी। अभी इंटरनली दोनों को सेट ऑफ करो, वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मीनिंग देयर बाय अगर ऐसा पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एसओपी एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एलओपी है, तो एलओपी का कैलकुलेशन करते वक्त आप सब कुछ बाइफरकेट करोगे, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट सारा परसेंटेज वाइज ले लो, और एसओपी के केस में एनएवी 0, जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज वाइज ले लो, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ ₹2 लाख। अगर मान लो इसी बिल्डिंग में थोड़ा पोर्शन बिजनेस के लिए यूज करता, तो वो पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में ही नहीं आता, उतने पोर्शन के सारे खर्चे मुझे कहां पे माइनस मिलते? पीजीबीपी के हेड में माइनस मिलते। Then, I just said in the beginning of this video, there is a concept called deemed let out property, wherein if I have more than 2 property which is self-occupied property, then maximum up to 2, it will be called as SOP, remaining all will be called as deemed LOP. मान लो मेरा 3 प्रॉपर्टी है, तीनों के तीनों SOP, एक में मैं रहता है, दूसरे में पेरेंट्स, तीसरे में ब्रदर। गवर्नमेंट क्या बोला? 2 ही SOP हो सकती है, तीसरी तो डीम्ड LOP हो जाएगी। सवाल आता है गवर्नमेंट ने तो हमें बोला है कि आप डिसाइड करो कौन सी प्रॉपर्टी डीम्ड LOP, मैं कैसे सिलेक्ट करेगा? ऐसे चीट तो निकाल नहीं सकता, तो कैसे डिसाइड करने का? ये देखो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कहां पे मिनिमम हो रही है। ऑप्शंस, सबसे पहला मैं ये ऑप्शन लेगा, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 प्रॉपर्टी ए, बी एंड सी, तो मैं पहला ऑप्शन क्या लेगा? प्रॉपर्टी ए और बी एसओपी, प्रॉपर्टी सी डीम्ड एलओपी, तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी? फिर अगर प्रॉपर्टी बी एंड सी एसओपी है, प्रॉपर्टी ए डीम्ड एलओपी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी? एंड लास्ट, अगर प्रॉपर्टी ए एंड सी एसओपी, बी डीम्ड एलओपी है, तो इनकम कितना? अब ये देखो तीनों ऑप्शन में से मिनिमम इनकम या तो मैक्सिमम लॉस किस में, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। ये ऑप्शन आप हर साल बदल सकते हो। जस्ट 1 पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप ये 2 एसओपी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो दोनों का मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ये खास याद रखना, यहां पे गलती जरूर करोगे। और डीम्ड एलओपी का जब इनकम कैलकुलेट करोगे तब उसकी जीएवी कितनी? एक्सपेक्टेड रेंट जितनी, पर उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट मिल जाएगा। So you choose the option which is most beneficial to you. Last special case, section 26. मान लो आपकी एक ही प्रॉपर्टी है पर एक से ज्यादा ओनर है, you have more than one owner. So let's say me and Mr. Akshay, we both are co-owner of a property. ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है।
इस घर का हमने लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट है कितना, 5 लाख। तो 50% मान लो ओनरशिप है, परसेंटेज डिफाइन होता है। तो मेरे हिस्से में 2.5 लाख का इंटरेस्ट आएगा, उसके हिस्से में 2.5 लाख का इंटरेस्ट जाएगा। पर एसओपी है, मैं कितना डिडक्शन क्लेम करेगा, 2 लाख, वो भी कितना करेगा, 2 लाख। याद रखो एसओपी में 2 लाख की लिमिट इज नॉट पर हाउस प्रॉपर्टी, इट इज पर ओनर। पर अगर यही चीज लेट आउट प्रॉपर्टी होती तो आप क्या बोलोगे, सर जीएवी निकालो, उसको 50% डिवाइड करो, म्यूनिसिपल टैक्स को 50% डिवाइड करो, दोनों को एनएवी मिलेगा, दोनों 30% डिडक्शन लेंगे, दोनों को 2.5 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन के तौर पे दे दो, तो दोनों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अरे उससे अच्छा फॉलो सेक्शन 26। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों सारे एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हो? पहले पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ढूंढ लो एज इफ देयर इज ओनली वन ओनर, और वो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है ना, फिर उसको डिवाइड करो इन द को-ओनर्स इन 50%, 50%। फाइनल आंसर तो वही रहने वाला है। सर एसओपी के केस में ऐसा क्यों नहीं किया, वहां पे 2 लाख की लिमिट पर ओनर सेपरेट है, तो वहां पे सेपरेट करना पड़े। यहां पे तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो यहां पे फाइनल आंसर ढूंढ के डिवाइड कर दो, दैट इज ओके। सो दैट वर द केसेस इफ इट इज को-ओनरशिप। इस क्वेश्चन के बाद आप सीधा मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन सेक्शन 25A, मान लो पिछले किसी साल में मैंने अनरियलाइज रेंट मेरा हुआ था, या तो डिस्प्यूट के वजह से अरियर्स ऑफ रेंट था, जो इस साल मुझे इसकी रिकवरी हो रही है। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी या अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी, या इट्स लाइक बैड डेट रिकवरी। तो जब रिकवरी होती है तब टैक्सेबल होती है, भले वो उस साल की थी, पर रिकवरी तो आज हो रही है ना। तो रिमेंबर, ये रिकवरी जिस साल में होती है ना, वो उस साल टैक्सेबल होती है, बट वो पूरा टैक्सेबल नहीं होती। यू विल गेट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस इनकम में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। एंड याद रखो ये रिकवरी ऑलवेज हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, इवन दो यू आर नॉट दी ओनर करंटली। क्यों? ये इनकम जिस पीरियड की है उस पीरियड में तो आप प्रॉपर्टी के ओनर थे, उस पीरियड के लिए तो वो चीज आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी थी, तो this income will always be taxable under the head house property. So in one line if I want to summarize section 25A, तो recovery of unrealized rent and arrears of rent always taxable in the head of house property in the year in which it is received after 30% standard deduction. Simple. Last concept of this chapter, section 27 deemed owner. वैसे इसमें 5 केसेस है, मैंने सिर्फ एक ही केस लिया है which is important for the revision. बाकी के 4 तो theoretical है, you can just go through it from JKSC textbook itself. डीम्ड ओनर, व्हाट इज डीम्ड ओनर? आप सही में उसके ओनर नहीं हो, पर इनकम टैक्स ऐसा मान लेगा कि आप ही उस प्रॉपर्टी के ओनर हो। ऐसा मान के क्या किया जाएगा, ऐसा मान के आपको ही उस प्रॉपर्टी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि ओनर को टैक्सेबल होती है। ये क्यों आया? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहुत ज्यादा इनकम है, मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो मैं अगर उसे रेंट पे दे दूं तो वो रेंट की इनकम मुझे टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 30%। आई डोंट वांट टू पे द रेंट, तो मैं क्या करता हूं कि मेरे स्पाउस के नाम पे या मेरे माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, गिफ्ट कर देता हूं। तो फ्यूचर के ओनर वो लोग, अभी वो लोग रेंटल इनकम रिसीव करेंगे, तो 5 लाख से कम इनकम होने की वजह से रिबेट मिल जाएगा, उनको तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा। तो रेंट की इनकम घर में ही रही, पर फिर भी मैंने क्या किया, टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया, और इसीलिए उन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया, सेक्शन 27। इफ यू आर अ इंडिविजुअल, यू ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी either to your spouse or to your minor child without adequate consideration, मार्केट वैल्यू जितना पैसा नहीं लिया वो लिए बिना ही ट्रांसफर कर दिया, तो फ्यूचर के पर्पस के लिए आप ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर बनोगे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था। फ्यूचर में रेंट की इनकम उन लोगों को टैक्सेबल ना होके आपकी इनकम में ही ऐड हो जाएगी। रिमेंबर, अगर डाइवोर्स के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था, कनेक्शन इन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो फ्यूचर में वो स्पाउस रहने नहीं वाली, और इसीलिए वो डीम्ड ओनर भी कंसेप्ट पिक्चर में नहीं आएगा, उन्हीं को टैक्सेबल होगा। अगर किसी माइनर मैरिड डॉटर को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए क्लबिंग के थोड़े अलग सेक्शन अप्लाई होते हैं। पर याद रखो, डीम्ड ओनर का कंसेप्ट तभी आता है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को। अगर ब्रदर को कर दिया, सिस्टर को कर दिया, पेरेंट्स को कर दिया, मेजर चाइल्ड को कर दिया, डीम्ड ओनर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। So that was income from house property. 90% of the coverage is done in this revision video, which is important for the exam. And I hope in this quick span of time, you can revise this entire chapter easily. The next chapter which we will be doing is income from salaries. Thank you so much.